सारंग गुरु डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं अनूप कुमार शर्मा। पिछले क्लास में फिजिक्स चैप्टर 2 में क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 में हम लोग डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट क्या होगा कैपेसिटेंस पे ये पढ़े। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कितने टाइप का होता है, अगर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होता है, डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन आज का टॉपिक है और उसके आगे भी हम लोग और टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो डाइलेक्ट्रिक्स आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस, ये नॉन कंडक्टर होता है। इंसुलेटर को ही डाइलेक्ट्रिक कहा जाता है ना। इन कॉन्ट्रास्ट टू कंडक्टर दे हैव नो चार्ज कैरियर्स, इसमें फ्री चार्ज नहीं होता है या नेग्लिजिबल चार्ज होता है। कंडक्टर में क्या होता है कि फ्री चार्जेस ज्यादा होता है जिसकी वजह से उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होता है या नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो इसको ये लाइन हटा देते हैं, ये एनसीईआरटी से लिया गया है। ठीक है, तो इंसुलेटर को ही डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहेंगे। डाइलेक्ट्रिक जो है वो दो टाइप का यहाँ डिस्कस किया जाएगा। एक है पोलर डाइलेक्ट्रिक और दूसरा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा, इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में जो मॉलिक्यूल्स होगा, जैसे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, उसमें जो मॉलिक्यूल है उसके पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही पॉइंट पे कॉन्साइज होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक ही जगह पर होगा। पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर मॉलिक्यूल का एक ही पॉइंट पे होगा, जिसकी वजह से इसमें कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। डाइपोल मोमेंट कब होता है, जब एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा एक नेगेटिव चार्ज है सेम अमाउंट का, और दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन है, तो एक डाइपोल मोमेंट फॉर्म करता है, डाइपोल बनता है। और उसका डाइपोल मोमेंट होता है, लोग ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, डाइपोल मोमेंट होता है Q इंटू दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है कब, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में कुछ सेपरेशन हो। यहाँ पे क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही जगह पर है, जिसकी वजह से कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट इसमें नहीं होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में। ठीक है, इसका एग्जांपल है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का, ऑक्सीजन है O2 है, O2 है, हाइड्रोजन है H2 है ना। ऐसे मॉलिक्यूल में इसमें लिखा हुआ है नो डाइपोल मोमेंट, इसमें कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। इसके अपोजिट जो पोलर डाइलेक्ट्रिक होता है, उसमें क्या होता है कि डाइपोल मोमेंट, परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में कुछ सेपरेशन होता है, जिसकी वजह से एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट उसमें जुड़ जाता है। ए पोलर मॉलिक्यूल इज one in which the center of positive and negative charges are separated. ठीक है, such molecules have a permanent dipole moment, है ना, even when there is no external electric field is applied. अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं भी हो तब भी क्या होगा कि जो पोलर मॉलिक्यूल है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में सेपरेशन होता है। किसी मॉलिक्यूल के पॉजिटिव और उसी मॉलिक्यूल के नेगेटिव चार्ज के बीच में कुछ डिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से उसमें एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। इसका एग्जांपल है आयनिक मॉलिक्यूल्स है, जैसे HCl है, वाटर है, ये सब क्या है, पोलर डाइलेक्ट्रिक है।
पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा? पोलर डाइलेक्ट्रिक में जो मॉलिक्यूल होगा ये नॉन पोलर हो गया। इसमें कोई एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, फिर ये तीसरा मॉलिक्यूल है, इस तरह से बहुत सारा मॉलिक्यूल्स है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, फिर यहाँ नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में कुछ सेपरेशन रहता है, जिसकी वजह से डाइपोल मोमेंट इसमें होता है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा? माइनस से प्लस की तरफ, है ना। तो हर एक जो मॉलिक्यूल है इसमें डाइपोल मोमेंट, परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, लेकिन ये सब रैंडमली ओरिएंटेड होता है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, इधर उधर होता है, इस प्रकार से कि जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें तो डाइपोल मोमेंट होता ही नहीं है, और इसमें डाइपोल मोमेंट होता है, लेकिन डाइपोल मोमेंट रैंडमली ओरिएंटेड होता है। एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट सपोज कीजिए इधर है, तो दूसरे का इधर है, तीसरे का इधर है, एक डायरेक्शन में नहीं होता है। इसकी वजह से अगर कोई एक स्मॉल वॉल्यूम हम लोग कंसीडर करें और उसमें टोटल डाइपोल मोमेंट देखें, नेट डाइपोल मोमेंट देखें, तो वो जीरो मिलेगा। अलग अलग मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट होगा, हर एक मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट जुड़ा हुआ है, लेकिन ओवरऑल एक स्मॉल वॉल्यूम लें और नेट डाइपोल मोमेंट अगर कंसीडर करें तो क्या मिल जाएगा? जीरो मिल जाएगा। इसमें क्या होता है कि हर एक मॉलिक्यूल के साथ डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, और ओवरऑल देखा जाए तब भी जीरो होगा। इसमें क्या है कि हर मॉलिक्यूल के साथ डाइपोल मोमेंट जुड़ा हुआ है, लेकिन ओवरऑल अगर कंसीडर करें तो ये जीरो हो जाएगा, नेट डाइपोल मोमेंट, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बाहर से अप्लाई नहीं किया जाए तो डाइपोल मोमेंट इसका रैंडमली ओरिएंटेड होता है, इस प्रकार से कि अगर कोई स्मॉल वॉल्यूम के लिए नेट डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करें तो वो जीरो मिलेगा। ठीक है। अब अगर कोई मॉलिक्यूल है और वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है कि पॉजिटिव चार्ज पे इधर फोर्स एक्सपीरियंस कराएगा, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल था उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में सेपरेशन हो जाएगा। ठीक ना। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में सेपरेशन हो जाएगा। पहले क्या था कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही जगह पर कॉन्साइड था। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसको रखें तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह वो शिफ्ट हो जाएगा, और इस साइड बाकी सारे मॉलिक्यूल भी इसी तरह से पोलराइज्ड हो जाएगा, और इस तरफ नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा और इधर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पोलराइजेशन हुआ नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में, इस पोलराइजेशन की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा, इसके अंदर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। ई प्राइम इसको लिख दे रहा है, जिसका डायरेक्शन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका वैल्यू जो होगा वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होगा। अगर यही कंडक्टर होता तो कंडक्टर में
चार्ज का जो पोलराइजेशन होगा उस पोलराइजेशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डेवलप करेगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा, जिसकी वजह से कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो पोलराइजेशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा उसका मैग्नीट्यूड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होगा, ठीक है ना। जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई है ये ज्यादा होगा ई प्राइम से। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई माइनस ई प्राइम, ठीक है ना, डाइलेक्ट्रिक के केस में। तो जब किसी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो हर एक मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग तथा नेगेटिव चार्ज जो है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जिसकी वजह से हर एक मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट जुड़ जाएगा और इस तरह से जो मटेरियल है वो पोलराइज्ड हो जाएगा, ठीक है। इसका डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ है, इसका भी इधर की तरफ है, ये भी इधर है, डाइपोल मोमेंट आ गया प्लस से माइनस की तरफ। नेक्स्ट अगर देखेंगे, अगर पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात करें तो पोलर डाइलेक्ट्रिक में मॉलिक्यूल ऐसे हैं, कोई ऐसे हैं, तो जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे और सपोज कर लें कि इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है, इसका पॉजिटिव यहाँ है, नेगेटिव यहाँ पे है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और नेगेटिव चार्ज इधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा और उस टॉर्क की वजह से ये रोटेट करेगा, है ना। तो जिसका अलाइनमेंट जो है मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होगा। जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डाइपोल मोमेंट के अलाइनमेंट को अपनी ओर करना चाहेगा, जिसकी वजह से ये जो मॉलिक्यूल है उसका डाइपोल मोमेंट है वो इधर की तरफ आ जाएगा। पूरी तरह से अलाइंड हो ऐसा जरूरी नहीं है ना, अलाइनमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही ज्यादा अलाइनमेंट होगा। पहले क्या था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो रैंडमली ओरिएंटेड था, कुछ इस तरह से था, एक का मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट इधर, दूसरे का इधर, तीसरे का इधर, इस तरह से अलाइनमेंट था, कोई फिक्स डायरेक्शन। और यहाँ पे क्या है कि जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो हर एक मॉलिक्यूल टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा और इधर की तरफ अलाइनमेंट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, और इस अलाइनमेंट की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा। और इस पोलराइजेशन की वजह से एक और इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें डेवलप करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, है ना, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा जिसको ई प्राइम लिख दे रहा है। और ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा होगा और नेट इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ई माइनस ई प्राइम, ठीक है। वही कंडक्टर के केस में जो पोलराइजेशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाता है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रख दिया जाए, पोलर हो या फिर नॉन पोलर, ये इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर ये है तो इस एंड पे नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा और इधर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा। ये जो सरफेस है उस पे नेगेटिव चार्ज अपीयर हुआ और उसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको सिग्मा पी लिखते हैं
नेगेटिव चार्ज है तो माइनस लगा दे रहे हैं, और यहाँ पे जो चार्ज है उसको लिख दे रहे हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको सिग्मा पी प्लस लिख दे रहे हैं। पी का मतलब हुआ कि पोलराइजेशन की वजह से जो चार्ज आया है वो है इधर की तरफ, और जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ वो ई प्राइम हो गया। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड inside the dielectric E is equal to, ये क्या हो जाएगा, E is equal to होगा E माइनस E प्राइम, E नेट इज इक्वल टू, और E नेट जो होगा उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E बाई के, ठीक है, E बाई के है ना, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है डिवाइडेड बाई के, और जो के है के इज ए कांस्टेंट called dielectric constant. Dielectric constant, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक ऊपर लिख दे रहे हैं कांस्टेंट। तो ये कि जो है वो डाइलेक्ट्रिक के मटेरियल पे डिपेंड करता है कि इसका वैल्यू कितना है। अगर इसका वैल्यू 2 है तो E डिवाइडेड बाई 2 होगा, यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का हाफ हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का टाइप देखें, पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो किस तरह से पोलराइज हो जाता है, पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक किस तरह से पोलराइज होता है वो भी देखा गया। अब एक टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, इसको समझने के लिए हम लोग पहले ये समझ लें कि जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो एक स्फीयर की वजह से कितना होता है, ये टॉपिक समझना है। तो पहले इसको एक पॉइंट देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू a charged sphere, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज्ड स्फीयर। तो कोई एक स्फीयर है, इस पे चार्ज है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, और टोटल चार्ज Q है, और इसका रेडियस सपोज कर लें कि R है, और ये इसका सेंटर है O। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, अगर हम लोग रेफरेंस को इनफाइनाइट पे कंसीडर करें तो 3 केस बनता है, या फिर 2 केस हम लोग बना सकते हैं कि एक तो स्फीयर के आउटसाइड पोटेंशियल कितना होगा और स्फीयर के इनसाइड कितना होगा। अगर सरफेस की बात करें तो वो भी आउटसाइड में ही आएगा। तो आउटसाइड पोटेंशियल क्या होगा, आउटसाइड कोई एक पॉइंट P है जो कि इसके सेंटर से R डिस्टेंस पे है ना, इसके सेंटर से R डिस्टेंस पे है, स्मॉल r ले लिया गया, ये कैपिटल R इसका रेडियस है। तो यहाँ एक पॉइंट P है और यहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टोटल चार्ज Q डिवाइडेड बाई ये रेडियस R, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं कि पोटेंशियल जो है वो
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r के। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा पोटेंशियल का वैल्यू घटते जाएगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो। नेगेटिव चार्ज है तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि r डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होगा। अगर सरफेस पे पोटेंशियल अगर निकालना है तो सेंटर से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये चार्ज टोटल q डिवाइडेड बाई r रेडियस। ठीक है, तो ये इसके सरफेस पे पोटेंशियल हो जाएगा। इनसाइड पोटेंशियल कितना होगा, तो इनसाइड पोटेंशियल हर जगह सेम होता है। किसी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर की वजह से जो पोटेंशियल होगा इनसाइड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इनसाइड जीरो होगा, चार्ज जो भी है वो सरफेस पे है, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा कि हर जगह यहाँ जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहाँ होगा, वही पोटेंशियल यहाँ होगा, वही पोटेंशियल यहाँ होगा। तो इनसाइड पोटेंशियल होगा कितना, इनसाइड पोटेंशियल वही होगा जो इसके सरफेस पे होगा, है ना। सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इनसाइड भी होगा। तो ये पोटेंशियल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाई r। ठीक है, और यही पोटेंशियल क्या है इसके सरफेस पे भी है। तो ये रिजल्ट आप याद रखेंगे कि कोई यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है तो उसके सेंटर से r डिस्टेंस पे आउटसाइड पोटेंशियल हम लोग कितना कैलकुलेट करेंगे। जहाँ ये जो डिस्टेंस है उसके सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस है जहाँ की पोटेंशियल हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। दूसरा कि अगर इनसाइड पोटेंशियल की बात करें तो इनसाइड हर जगह पोटेंशियल सेम ही होगा और उसका वैल्यू वही होगा जो इसके सरफेस पे होगा। ठीक है, अब हम लोग इस टॉपिक को समझ सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है। तो इसको देखते हैं, इसको आप याद रखेंगे। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, इसमें एक स्फीयर कंसीडर करते हैं और एक दूसरा स्फीयर कंसीडर करते हैं। इसका रेडियस a है और इसका रेडियस b है। यहाँ दिख रहा है कि a जो है वो b से ज्यादा है। अब इसको चार्ज कर दिया गया, इसको भी चार्ज कर दिया गया, और चार्ज करने के बाद दोनों स्फीयर को हम लोग एक वायर से कनेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही वायर से कनेक्ट करेंगे चार्ज जो है वो फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट होगा और चार्ज का फ्लो जो होगा, हम लोग जानते हैं अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होता है और नेगेटिव चार्ज का फ्लो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर होगा। तो इस तरह से क्या होगा कि अगर दोनों चार्ज स्फीयर को हम लोग कनेक्ट करेंगे तभी क्या है कि पोटेंशियल अलग अलग है, लेकिन जैसे ही एक वायर से कनेक्ट करेंगे चार्ज फ्लो करेगा हाई से लो की तरफ, और पोटेंशियल कब तक फ्लो करेगा, जब तक कि पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाए, और चार्ज फ्लो करके तुरंत पोटेंशियल को बराबर कर लेगा। ठीक है, तो इस पे जब कुछ चार्ज होगा, इस पे भी कुछ चार्ज है, दोनों को जब वायर से कनेक्ट करेंगे तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद पोटेंशियल बराबर हो गया। सपोज कर लें कि इस पे चार्ज Q1 आ गया और इस पे चार्ज Q2 आ गया। अभी क्या है कि दोनों स्फीयर पे चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद इस पे Q1 चार्ज बच गया, इस पे Q2 चार्ज बच गया और चार्ज का फ्लो बंद हो गया, यानी इस स्फीयर का पोटेंशियल और इस स्फीयर का पोटेंशियल बराबर हो गया है। तो इसके पोटेंशियल को हम लोग लिखेंगे, इसका पोटेंशियल होगा, इसके सरफेस पे पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी बताएं कि स्फीयर के सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाई इसका रेडियस a। ठीक है,
और इसका पोटेंशियल कितना होगा 1/4πε0 Q2 डिवाइडेड बाई रेडियस b, और ये दोनों बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या है कि 4 पाई है, फिर एप्सिलॉन नॉट है, ये भी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अभी क्या करते हैं कि इसको 4 पाई को कैंसिल नहीं करते हैं, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है ना, 4 पाई को देखते हैं बाद में, कुछ इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे Q1 डिवाइडेड बाई 4 पाई ए हो गया, Q1 डिवाइडेड बाई 4 पाई ए हो गया, और इसको लिख देते हैं Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई बी। अब यहाँ क्या करेंगे कि ऊपर ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, Q1 और ए से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे भी ए से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा, कर सकते हैं ऊपर नीचे सेम इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इधर भी क्या करेंगे कि Q2 और यहाँ b से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे भी b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हुआ 4 पाई ए स्क्वायर, 4 पाई ए स्क्वायर इसका सरफेस एरिया हो गया। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 4 पाई ए स्क्वायर इसका सरफेस एरिया हो गया, तो इसको लिख देते हैं Q1 ए डिवाइडेड बाई A1, इसका एरिया मान लेते हैं, इस स्फीयर का एरिया जो है वो A1 है। फिर उसी तरह से इसको लिख लेते हैं Q2 B डिवाइडेड बाई इसका एरिया A2। क्लियर है ये? अब यहाँ पे चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 हो जाएगा, ये सिग्मा 1 A इज इक्वल टू सिग्मा 2, इसको सिग्मा 2 लिखेंगे B, ठीक है ना। इसके स्फीयर पे, इसके सरफेस पे टोटल चार्ज Q1 है, तो Q1 है और इसका एरिया A1 है, तो चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, जिसको हम लोग सिग्मा से लिखते हैं, तो इसको सिग्मा 1 और इसको सिग्मा 2 लिख दिए, और ये A और B इसका रेडियस हो गया। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई ये सिग्मा 2 को इधर लाते हैं, सिग्मा 2 इज इक्वल टू हो जाएगा B बाई A, ठीक है, B बाई A। और यहाँ पे क्या है कि A जो है, B जो है वो A से छोटा है, यानी A इज ग्रेटर देन B है, A इज ग्रेटर देन B है, तो इसका रेडियस ज्यादा है और इसका रेडियस कम है, तो ये A जो है वो ज्यादा है, B जो है वो कम है, ठीक है। यहाँ पे तो इस जगह पर A ज्यादा है और B ज्यादा है, और इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है। ये तभी संभव है जब सिग्मा 2 जो होगा वो सिग्मा 1 से ज्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन सिग्मा 1। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है, तो इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा सिग्मा 2 वो सिग्मा 1 से ज्यादा होगा। क्लियर है? तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि जो स्फीयर का रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, रेडियस कम है, उस पे चार्ज का डेंसिटी ज्यादा होगा, और जिस स्फीयर का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है उसमें चार्ज डेंसिटी कम होगा। तो जब किसी दो चार्ज बॉडी को हम लोग कनेक्ट करते हैं तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होता है और पोटेंशियल क्या होता है, बराबर हो जाता है, ठीक है। और किस कंडक्टर पे ज्यादा चार्ज आएगा, जो ज्यादा शार्प, किस कंडक्टर पे ज्यादा सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, जो ज्यादा शार्प होगा। शार्प का मतलब जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, उस पे चार्ज का डेंसिटी ज्यादा होगा। और यहाँ चार्ज का डेंसिटी ज्यादा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा। किसी कंडक्टर के नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़ चुके हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो यहाँ पे चूंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा इसकी तुलना में, ठीक है। अब अगर कोई बॉडी है
कोई इस तरह का शेप का कोई बॉडी सपोज करने कुछ इस टाइप का एक एक बॉडी है, ऐसे यहाँ पे ये सार पेज है, इस तरह का कोई बॉडी है। तो अगर इसको चार्ज देंगे तो चार्ज का डेंसिटी सबसे ज्यादा यहाँ पे होगा, यहाँ, क्योंकि ये जो पार्ट है वो ज्यादा शार्प है, ये थोड़ा फ्लैट सरफेस है, ये फ्लैट हो गया, ये कर्व है, ये कर्व है, ये भी कर्व है, ये फ्लैट है, ये भी कर्व है, लेकिन ये ज्यादा शार्प है। तो जो शार्प एज है उस पे चार्ज का डेंसिटी ज्यादा होगा, यहाँ चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा। और ऐसे ही चार्ज को बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ चार्ज डेंसिटी इतना ज्यादा हो जाएगा कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हो जाएगा, और ये आसपास के एयर के जो मॉलिक्यूल्स है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हो जाए यहाँ पे, तो जो आसपास का जो हवा है, एयर है, उसके मॉलिक्यूल्स के नेगेटिव चार्ज को ये अट्रैक्ट करने लगेगा, और उस मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ से चार्ज का लीकेज स्टार्ट हो जाएगा, है ना, चार्ज का लीकेज स्टार्ट होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो एक लिमिट तक इसका चार्ज इस पे रहेगा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा चार्ज कंटिन्यूअसली अगर आप इसके चार्ज को बढ़ाते जाएंगे तो ये जो शार्प एज है, इस शार्प एज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि वो एयर के मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव चार्ज है उसको अट्रैक्ट करने लगेगा, और जब नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज छोड़ देगा, पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। तो इसी को बोलते हैं कि चार्ज का लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा, और इस घटना को डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन करते हैं, एक स्पार्क जैसा होने लगेगा। और सबसे पहले स्पार्क कहाँ होगा, जहाँ पे एज शार्प होगा, जैसे ये पेन है मान लीजिए, और यहाँ पे इसका ये जो टिप है तो ये ज्यादा शार्प है, तो अगर हम लोग इसको चार्ज देंगे तो इस एंड पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और इसके बढ़ने से क्या होगा कि इसके पास आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा, और ये आसपास के एयर को आयोनाइज कर देगा, इसका चार्ज का लीकेज जो है वो एयर में होने लगेगा। तो एक स्पार्किंग जैसा यहाँ स्पार्क होना आपको दिखेगा, जिसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन बोलते हैं। और ये जो स्पार्किंग जो होने लगता है उसको कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं, उसके लिए एक स्पेशल नाम है कोरोना डिस्चार्ज, ठीक है। तो ये घटना है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और अगले क्लास में हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वेन डी ग्राफ जनरेटर, जो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन उसमें होता है, और साथ साथ कंडक्टर का जो पोटेंशियल हम लोग पढ़े हैं कि आउटसाइड इनसाइड कितना होता है, उसका भी यूज करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।